तो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हरित क्रांति। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले परिचय। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के लिए उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा किया गया। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य में विकासशील देशों में नए उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों के प्रयोग के कारण हुई। इसकी प्रारंभिक सफलता मैक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीप में देखी गई। वर्ष 1967-68 तथा वर्ष 1977-78 की अवधि में हुई त्वरित क्रांति भारत को खाद्यान्न में कमी वाले देश की श्रेणी में निकालकर विश्व के अग्रणी कृषि देशों की श्रेणी में परिवर्तित कर दिया। हरित क्रांति के उद्देश्य। लघु अवधि के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में भुखमरी की समस्या को दूर करने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। दीर्घ अवधि के लिए दीर्घकालीन उद्देश्यों में ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, दर आधारित समग्र कृषि का आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचे का विकास, कच्चे माल की आपूर्ति आदि शामिल थे। रोजगार। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना। वैज्ञानिक अध्ययन। स्वस्थ पौधों का उत्पादन करना जो अनुकूल विषम जलवायु और रोगों का सामना करने में सक्षम हो। कृषि का वैश्वीकरण। गैर औद्योगिक राष्ट्रों में प्रौद्योगिकी का प्रसार करना और प्रमुख कृषि देशों में निगमों की स्थापना को प्रोत्साहित करना। कृषि क्रांति के मूल तत्व। कृषि क्षेत्र का विस्तार। यद्यपि वर्ष 1947 में ही कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल का विस्तारित किया जा रहा था, परंतु यह खाद्यान्न की बढ़ती मांग को पूरा करने में पर्याप्त नहीं था। हरित क्रांति ने कृषि भूमि के विस्तार में सहायता प्रदान की है। दोहरी फसल प्रणाली। दोहरी फसल हरित क्रांति की एक प्राथमिक विशेषता थी। इसके तहत वर्ष में एक के बजाय 2 फसल प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। प्रतिवर्ष एक फसल को प्राप्त करना इस तथ्य पर आधारित था कि बरसात का मौसम वर्ष में केवल एक ही बार आता है। हरित क्रांति के दूसरे चरण में जल की आपूर्ति के लिए बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, बांधों का निर्माण किया गया और अन्य सरल सिंचाई तकनीकों को भी अपनाया गया। उन्नत आनुवांशिकी बीज का उपयोग। श्रेष्ठ आनुवांशिकी बीजों का उपयोग करना हरित क्रांति का वैज्ञानिक पहलू था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा उच्च उपज देने वाले बीजों, मुख्य रूप से गेहूं, चावल, बाजरा और मक्का के बीजों की नई किस्मों का विकास किया गया। क्रांति में शामिल महत्वपूर्ण फसलें। मुख्य फसलें गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का। गैर खाद्यान्न फसलों को नई रणनीति के दायरे से बाहर रखा गया। गेहूं कई वर्षों तक हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा। भारत में हरित क्रांति। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि पढ़ते हैं। 1943 में भारत विश्व में सबसे अधिक खाद्य संकट से पीड़ित था। बंगाल में अकाल के कारण पूर्वी भारत में लगभग 4 मिलियन लोग भूख के कारण मारे गए थे। हालांकि वर्ष 1947 में आज़ादी के बाद वर्ष 1967 तक सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्रों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया, लेकिन देश की जनसंख्या वृद्धि खाद्य उत्पादन की तुलना में बहुत तीव्र गति से बढ़ रही थी। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु तत्काल और कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसकी परिणति हरित क्रांति के रूप में उभर कर सामने आई। भारत में हरित क्रांति उस अवधि को संदर्भित करती है जब भारतीय कृषि अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्मों, ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग जैसे आधुनिक तरीकों एवं प्रौद्योगिकियों को अपनाने के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई थी। इसे भारत सरकार और अमेरिका की फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। भारत में
हरित क्रांति मोटे तौर पर गेहूं क्रांति है, क्योंकि वर्ष 1967-68 और वर्ष 2003-04 के मध्य गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई, जबकि अनाजों के उत्पादन में कुल वृद्धि केवल 2 गुना थी। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव। फसल उत्पादन में वृद्धि। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1978 से 78-79 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ और भारत विश्व के सबसे बड़े कृषि उत्पादक देश के रूप में स्थापित हो गया। हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के तहत फसल क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई। खाद्यान्न आयात में कमी। भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया और केंद्रीय पूल में पर्याप्त भंडार था। यहाँ तक कि भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में था। खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति शुद्ध उपलब्धता में भी वृद्धि हुई। किसानों को लाभ। हरित क्रांति की शुरुआत में किसानों की आय के स्तर में बढ़ोतरी हुई। कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनर्निवेश किया गया। 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले बड़े किसानों को इस क्रांति से विशेष रूप से विभिन्न आदानों जैसे हाई यील्ड जो बीज होते हैं, हाई यील्ड बीज, उर्वरक मशीन आदि में बड़ी मात्रा में निवेश करने से लाभ प्राप्त हुआ। इसे पूंजीवादी कृषि कैपिटलिस्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया। औद्योगिक विकास। हरित क्रांति ने बड़े पैमाने पर कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा दिया, जिससे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, कंबाइन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, पंपिंग सेट आदि विभिन्न प्रकार की मशीनों की मांग उत्पन्न हुई। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, खरपतवारनाशी आदि की मांग में काफ़ी वृद्धि हुई। कृषि आधारित उद्योगों के रूप में पहचाने जाने वाले विभिन्न उद्योगों में कई कृषि उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता था। ग्रामीण रोजगार। बहुफसली और उर्वरकों के उपयोग के कारण श्रम बल की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हरित क्रांति ने न केवल कृषि श्रमिकों हेतु बल्कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए भी कारखानों और पन बिजली स्टेशनों से संबंधित सुविधाओं का निर्माण होने से रोजगार के विभिन्न अवसर निर्मित हुए। हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव। गैर खाद्य अनाज शामिल नहीं। हालांकि गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार और मक्का सहित सभी खाद्यान्न उत्पादन क्रांति स्तर पर हुआ, परंतु अन्य फसलें जैसे मोटे अनाज, दलहन और तिलहन को हरित क्रांति के दायरे से बाहर रखा गया। कपास, जूट, चाय और गन्ना जैसी प्रमुख व्यावसायिक फसलें भी हरित क्रांति से लगभग अछूती रही। HYVP का सीमित कवरेज। अधिक उपज देने वाली किस्म कार्यक्रम। इसका फुल फॉर्म है हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, HYVP। केवल 5 फसलों गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का तक ही सीमित था। इसलिए गैर खाद्यान्नों को नई रणनीति से बाहर रखा गया। गैर खाद्य फसलों में HYV बीज या तो अभी तक विकसित नहीं हुए थे या किसान उनके प्रयोग हेतु जोखिम उठाने को तैयार नहीं थे। क्षेत्रीय असमानताएं। हरित क्रांति औद्योगिकी ने अंतर क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय स्तरों पर आर्थिक विकास में असमानताओं को और अधिक बढ़ाया। हरित क्रांति का प्रभाव अभी तक कुल फसली क्षेत्र के 40% पर ही दिखा। 60% क्षेत्र अभी भी अछूता है। इसका सबसे अधिक प्रभाव उत्तर में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश और दक्षिण में आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में है। इसका प्रभाव असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सहित पूर्वी क्षेत्र एवं पश्चिमी एवं दक्षिण भारत के शुष्क तथा अशुष्क क्षेत्रों में शायद ही हुआ हो। हरित क्रांति ने केवल उन्हीं क्षेत्रों को प्रभावित किया जो पहले से ही कृषि की दृष्टि से बेहतर स्थिति में थे। इस प्रकार हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानता की समस्या और बढ़ गई है। रसायनों का अत्यधिक उपयोग। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप उन्नत सिंचाई परियोजनाओं और फसल किस्मों हेतु कीटनाशकों और सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ। कीटनाशकों के गहन उपयोग से जुड़े उच्च जोखिम के बारे में किसानों को शिक्षित करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। आमतौर पर अप्रशिक्षित खेतिहर मजदूरों द्वारा निर्देशों
या सावधानियों का पालन किए बिना ही फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता था। इससे फसलों को फायदे की जगह नुकसान होता है और यह पर्यावरण और मिट्टी के प्रदूषण का कारण भी बनता है। पानी की खपत। हरित क्रांति में शामिल की गई फसलें जल प्रधान फसलें थी। इन फसलों में अधिकांश अनाज खाद्यान्न थी जिन्हें लगभग 50% जल की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। नहर प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके अलावा सिंचाई पंपों का उपयोग भी बढ़ा जिसने भूजल के स्तर को और भी नीचे ला दिया। जैसे गन्ना और चावल जैसी अधिक जल आपूर्ति की आवश्यकता वाली फसलों में गहन सिंचाई के कारण भूजल स्तर में गिरावट आई। पंजाब एक प्रमुख गेहूं और चावल की खेती वाला क्षेत्र है, इसलिए यह भारत में सबसे ज़्यादा जल की कमी वाले क्षेत्रों में से एक है। मृदा और फसल उत्पादन का प्रभाव। फसल उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु बार बार एक ही फसल चक्र को अपनाने से मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। नए प्रकार के बीजों की ज़रूरतों के हिसाब से किसानों द्वारा उर्वरकों का अधिक उपयोग किया गया। इन क्षारीय रसायनों के उपयोग से मिट्टी के पीएच स्तर में बढ़ोतरी हो गई। मृदा में जहरीले रसायनों के उपयोग से लाभकारी रोगजनक नष्ट हो गए जिससे उपज में और गिरावट आई। बेरोजगारी। पंजाब को छोड़कर और कुछ हद तक हरियाणा में हरित क्रांति के तहत कृषि यंत्रीकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेतीहर मजदूरों के मध्य व्यापक स्तर पर बेरोजगारी को बढ़ाया। इसका सबसे ज़्यादा असर गरीब और भूमिहीन मजदूरों पर देखा गया। स्वास्थ्य पर प्रभाव। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे फास्वामिडोन, मेथोमाइल, ट्राइजोफोस और मोनोक्रोटोफोस के बड़े पैमाने पर उपयोग के परिणामस्वरूप कैंसर, गुर्दे का फेल होना, मृत शिशुओं और जन्म दोषों सहित कई गंभीर स्वास्थ्य बीमारियां उत्पन्न हुई। हरित क्रांति कृषोन्नति योजनाएं। वर्ष 2005 में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा हरित क्रांति कृषोन्नति योजना की शुरुआत की गई। सरकार इस योजना के मध्य से किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र को समग्र और वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने की योजना बना रही है। इसमें एक अम्ब्रेला योजना के तहत 11 योजनाएं और मिशन शामिल हैं। ये योजनाएं इस प्रकार से हैं। एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, कृषि विस्तार का प्रस्तुतिकरण, बीज और पौधारोपण सामग्री पर उप मिशन, कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन, पौध संरक्षण एवं पौध संगरोधक से संबंधित उप मिशन, कृषि जनगणना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी पर एकीकृत योजना, कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना, कृषि विपणन पर एकीकृत योजना, कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। सदाबहार हरित क्रांति। हरित क्रांति द्वारा लाए गए सुधार गहन कृषि के अधीन क्षेत्रों में प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों की कीमत पर किए गए। हालांकि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव अधिक है वहाँ अधिक भोजन का उत्पादन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इसलिए भारत में कृषि क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा सदाबहार क्रांति की आवश्यकता का आह्वान किया गया था। सदाबहार क्रांति के तहत यह परिकल्पना की गई है कि उत्पादकता में वृद्धि केवल उन्हीं उत्पादों की होनी चाहिए जो पर्यावरण दृष्टि से सुरक्षित, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से टिकाऊ हैं। सदाबहार क्रांति में औद्योगिक विकास और प्रसार में पारिस्थितिकी सिद्धांतों का एकीकरण शामिल है। अब इसके निष्कर्ष क्या हैं? कुल मिलाकर हरित क्रांति एक विकासशील देशों, विशेष रूप से भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक रही। यह कृषि में उस वैज्ञानिक क्रांति के सफल अनुकूल और हस्तांतरण का प्रतिनिधि करती है जिसे औद्योगिक देशों ने पहले ही अपने यहाँ विनियोजित कर लिया था। हालांकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा अन्य कारकों पर कम ध्यान दिया गया, जैसे पर्यावरण, गरीब किसान और रसायनों के प्रयोग को लेकर उन्हें जागरूक करना इत्यादि। आगे के मार्ग के रूप में नीति निर्माताओं को गरीब को अधिक सटीक रूप से लक्षित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नई प्रौद्योगिकियों ने अधिक प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो और अपनाई गई प्रौद्योगिकियां पर्यावरणीय रूप से सतत और टिकाऊ हो। साथ ही
अतीत की गलतियों से सबक लेते हुए यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि इस तरह की पहल में सीमित क्षेत्र के बजाय विस्तृत क्षेत्र को शामिल करते हुए सभी को लाभान्वित किया जा सके। तो दोस्तों, ये हमारा आज हरित क्रांति पर एक लेक्चर था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।